नमस्कार। मैं रितेश पांडे नीलांबर के इस दूसरे लाइव में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज जैसा कि आपने विषय में देख रखा होगा, जो इसके पहले नीलांबर की तरफ से पोस्ट गया था कि हम बातचीत करने वाले हैं अविनाश दास जी के साथ। और आज का विषय है सिनेमा में साहित्य, साहित्य में सिनेमा। जाहिर सी बात है कि इस विषय पर अविनाश अविनाश दास जी से बेहतर फिलहाल हमारे पास कोई दूसरा व्यक्तित्व नहीं था जिससे हम बातचीत करते, क्योंकि उनकी एक खासियत यह भी है कि वो सिर्फ फिल्म नहीं बनाते हैं, वे कविताएं भी लिखते हैं, गज़ल भी लिखते हैं। तो वे एक ही साथ साहित्यकार भी हैं और फिल्मकार भी हैं। इसलिए इस विषय पर उनसे बेहतर और कोई अपनी बातचीत नहीं रख सकता था। इस विषय पर खुल करके जो प्रश्न है उसको सुलझा करके शायद अपनी बात नहीं रख पाता। तो हमें लगता है कि अविनाश जी के बारे में आप सब जानते होंगे। पिछले लिटरेरिया में हमारे यहाँ आए थे, उसके पहले 1 महीने पहले भी कलकत्ते में आए थे। तो कलकत्ता आना जाना उनका लगातार चलता रहा है। कविताओं के बारे में मैंने बताया कि कविताएं लिखते हैं। शुरुआती तौर पर कविता लिखते लिखते फिर वो पत्रकारिता में गए, और पत्रकारिता से हम जानते हैं कि फिर फिल्मों की तरफ बढ़े। तो एक कहते हैं कि जिंदगी वो ज़्यादा अच्छी और हसीन है जिसमें कहानियाँ बहुत हों, उतार चढ़ाव हों, तमाम मोड़ हों, और अविनाश जी के जीवन में ये सारी चीज़ें मिलती हैं। बहरहाल हम विषय से अधिक इधर उधर नहीं होंगे और सीधे सीधे मैं अविनाश जी को ही बुलाऊंगा और एक प्रश्न रखते हुए, प्रश्न से पहले एक बात कह दूं कि नाटक को हमारे यहाँ साहित्य में जोड़कर देखा जाता है। नाटक साहित्य का एक अंग है, बल्कि बहुत सारे ऐसे नाटक लिखे गए हैं जो सिर्फ पढ़े जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं, वो मंच पर नहीं खेले जाते, फिर भी वे नाटक हैं। जबकि नाटक शब्द मंच से जुड़ा हुआ है, मंच की एक गूंज होती है। जैसे हम नाटक सुनते हैं हमें मंच दिखाई देता है, लेकिन हिंदी साहित्य में तमाम ऐसे नाटक हैं जो सिर्फ पढ़ने के लिए लिखे गए हैं, तो वो साहित्य का हिस्सा है। लेकिन इसी नाटक को अगर हम एक्सटेंशन में सिनेमा की तरफ जाकर के देखें तो बहुत से ऐसे कवि और आलोचक, साहित्यकार मिल जाएंगे जो सिनेमा को साहित्य का हिस्सा उस तरह से नहीं देखते, भले ही सिनेमा पर पीएचडी करवाते हों, डॉक्टरेट करवाते हों। तो मेरा पहला प्रश्न अविनाश जी से यही है, अविनाश जी, कि फिल्मों को या सिनेमा को साहित्य नहीं माना जाता, ऐसा क्यों? और क्या यह सिनेमा के साथ अन्याय नहीं है? और क्या सिनेमा को साहित्य के अंग के रूप में स्वीकार नहीं कर लिया जाना चाहिए? इस विषय पर आप अपने विचार रखें, अविनाश जी। याद नहीं दिलाया तो सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, नीलांबर कोलकाता का, जिसने मुझे इस आयोजन में शामिल किया है। और पिछले 1 साल में नीलांबर के दोस्तों से जो रिश्ता बना है, उस रिश्ते को मैं 1000 बार भी सलाम करूं तो भी वो सलाम जो है वो पूरा नहीं होगा। तो बहरहाल आपने जो सवाल किया है कि सिनेमा को साहित्य की विधा माना जाना चाहिए या नहीं, ये आग्रह जो है अगर आप एक फिल्मकार से करेंगे तो मुझे लगता है कि ये ज्यादती है। क्योंकि जो भी जिस भी मोर्चे पे काम कर रहा है वो पूरी शिद्दत के साथ अपना जो भी सृजनशील उसकी ताकत है ना, उसको लगा रहा है ना। और वो चाहेगा कि उसको हर जगह, हर मोर्चे पे, हर प्लेटफॉर्म पे एक किस्म की मान्यता मिले।
लेकिन उस मान्यता की परवाह अगर आपके मन में होगी तो मुझे लगता है कि ना आप एक बेहतर फिल्मकार बन पाएंगे, ना बेहतर कहानीकार बन पाएंगे, ना बेहतर कवि बन पाएंगे। ये सारा जो ये सारी शख्सियतें जो हैं हर विधाओं की, वो अपने आप में डूबी हुई शख्सियतें होती हैं अपनी अपनी विधाओं में, जो कभी खुद को अंडरलाइन करने की परवाह जो है नहीं होती उन लोगों के भीतर। परवाह वाले लोग कितनी दूर जाते हैं नहीं जाते हैं, ये एक अलग मुद्दा है। बहरहाल, नाटकों की बात आपने की। एक जमाने में जो रंगकर्म था, उस रंगकर्म से वाबस्ता सीधे सीधे साहित्य के लोग थे। मोहन राकेश हों, सुरेंद्र वर्मा हों, गिरीश कर्नाड हों, मतलब एक लंबी फहरिस्त है ऐसे लोग की जिन्होंने कमाल के नाटक लिखे। और मैं बार बार कहता हूं कि हम जिन नाटकों को याद करते हैं वो सारे नाटक 90 से पहले लिखे जा चुके हैं। 90 के बाद जो भी नाटक लिखे गए हैं वो राष्ट्रीय पैमाने पर लोगों के जहन में नहीं है, क्योंकि 90 के बाद जो रंगकर्म है वो एक इवेंट में बदलता गया। उसी तरह अगर आप सिनेमा को देखें तो एक जमाने में बहुत सारे साहित्यकार लोग जो है वो सिनेमा से जुड़े रहे हैं। मैं पिछले दिनों किशोर साहू जी की आत्मकथा पढ़ रहा था, उसमें वो बार बार अमृतलाल नागर का जिक्र कर रहे थे कि लंबे समय तक उनका एसोसिएशन जो है अमृतलाल नागर के साथ कैसे रहा। तो ये जो आवाजाही थी साहित्य और सिनेमा के लोगों के बीच की, उसकी वजह से सिनेमा जो है वो साहित्यिक संस्कार से थोड़ा सा लदा हुआ लगता रहा। उसके बाद जैसे जैसे अपने पैरों पर खड़ा होता गया सिनेमा, अपने पैरों पर खड़े होने का जो संदर्भ है वो ये है कि जब वो खुद ही सोचने लगा कहानियां, जब खुद ही सोचने लगा बहुत सारी रोशनियां, खुद ही सोचने लगे बहुत सारे गीत, तब वो जो है उसकी अपनी एक अलग धारा बनी। और उस सिनेमा को आप चाहे किसी भी खेमे में रखें, साहित्य के खेमे में रखें, तकनीक के खेमे में रखें, विज्ञान के खेमे में रखें, उसका रिश्ता जो है हम संवेदना से अलग नहीं कर सकते। और जब तक सिनेमा का रिश्ता संवेदना से जुड़ा रहेगा तब तक मुझे लगता है कि उसको साहित्य की एक विधा मानने में कोई हर्ज नहीं है। इसी प्रश्न के साथ जोड़ करके एक प्रश्न रख रहा हूँ कि जैसे आपकी फिल्म अभी आई थी अनारकली अफारा, तो अनारकली अफारा को अगर आपने कहानी के रूप में प्रकाशित किया होता या उपन्यास बना करके, और मैं खास तौर पे कह रहा हूँ कि उस फिल्म में जो आपने अंत रखा है वो फिल्मी कम है और साहित्यिक अधिक है, अगर आप वो कहानी और उपन्यास के रूप में हमारे सामने लोगों को पढ़ने को मिला होता तो हम उसे एक साहित्य की विधा के रूप में ही देखते। लेकिन चूंकि वो सिनेमा है तो हम हमेशा उसे सिनेमा कह करके और साहित्य के इतर शायद उसे देखेंगे। इस रूप में शायद मैं कहना चाह रहा था अपने प्रश्न को कि क्या ऐसी कृतियां जो सिनेमा में सीधे सीधे आई हैं, ना कि कहानी के रूप में आई हैं, और वो बहुत खूबसूरत हैं और अच्छी हैं, वहाँ एक अच्छे ढंग से किसी मुद्दे को उठाया गया है, तो क्यों ना उसे साहित्य के रूप में लिया जाए। दरअसल मैं ये कहना चाह रहा था। रितेश जी, जी क्या जी। है कि साहित्य जो आपको एक सबसे बड़ी सुविधा देता है वो सुविधा है कल्पना करने की सुविधा, है ना। आप किसी चीज को पढ़ते हुए उसकी दुनिया में खो जाते हैं, यानी जो चीज आपको परोसी गई है रिसीविंग एंड पे, हो सकता है उसके बियॉन्ड जाकर के आप उसकी दुनिया में खोते हुए अपनी तरह की इमेजरी जो है वो आप मतलब हासिल करने की कोशिश करते हैं या हासिल करते हैं। सिनेमा आपको उस कल्पना की दुनिया से बाहर खींच करके आपके लिए वर्तमान के इमेजरी जो है वो डेवलप करता है। वो एक मतलब दृश्य विधा है ना। उसमें आप उसमें एक साहित्यिक किस्म का एहसास आप पा सकते हैं, है ना। लेकिन प्योर वो साहित्य ही है, मुझे संकोच होगा इसको समझने में, क्योंकि साहित्य बेसिकली एक आदमी
का निर्माण है, एक व्यक्ति का निर्माण है, एक व्यक्ति की मेधा, उसकी कल्पना शक्ति, उसकी सृजनशीलता का एक बड़ा निर्माण है। लेकिन सिनेमा जो है डायरेक्टर्स मीडियम, लेकिन उसमें तमाम लोगों की कारीगरी लगती है। एक सामूहिक किस्म की विधा है जिसमें अगर एक डायरेक्टर ने सोचा तो उसकी इमेजरी को कैद करने के लिए एक बढ़िया सिनेमाटोग्राफर होता है। जो किरदार एक निर्देशक सोचता है उसको मूर्त रूप देने के लिए अदाकार होते हैं। उसी तरह अगर आपने एक ड्राफ्ट लिखा अपने तरीके से कहानी का, उस ड्राफ्ट को संपादित करने वाला जो संपादक है, एडिटर है ना, वो अपने तरीके से सिनेमा का निर्माण अपने टेबल पे कर रहा होता है। तो ये सामूहिक कला विधा को आप साहित्य का एक रूप मान सकते हैं, लेकिन इस मानने की हड़बड़ी में हमको जो है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब आप अभी भी साहित्य विशुद्ध साहित्य के खाने खेमे में नहीं रखना चाहेंगे, उस खाने में नहीं रखना चाहेंगे सिनेमा को। बहरहाल हमारे साथ बातचीत के इस क्रम में हमारे साथ विजय शर्मा भी हैं और वे भी कुछ प्रश्न साथ साथ में पूछते चलेंगे और मैं अब उन्हें आमंत्रित करता हूं। आप सभी जानते हैं विजय शर्मा कविताएं लिखते हैं, गज़ल लिखते हैं और कहानियां भी लिखते हैं और इसके साथ ही साथ वो फिल्मों से भी जुड़े रहे हैं, बहुत बढ़िया स्क्रिप्ट राइटिंग करते हैं और अभी हाल में ही उन्होंने एक लघु फिल्म निर्देशित किया है आसिर, ये बहुत जल्द ही असीर जो बहुत जल्द दर्शकों के सामने आ जाएगी। तो मैं उन्हें भी शामिल कर रहा हूँ, कृपया वे भी प्रश्न पूछते चले। विजय, शुक्रिया रितेश दा। हाय सर। हेलो। मैं ये कह रहा था, सबसे पहले तो एक छोटा सा सवाल है कि आपके हिसाब से सिनेमा क्या है, और इसके साथ एक और सवाल मैं पहले ही जोड़ दूं कि जैसे साहित्य का तो एक मतलब इम्पैक्ट सिनेमा में क्या है वो तो हम लोग देख पाते हैं, मतलब डायरेक्ट अडेप्टेशन भी हम लोगों ने काफ़ी देखा हुआ है, लेकिन क्या फिल्मों का भी लिटरेचर पे वैसा ही मतलब एक वो आता है, एक असर कहें या कुछ भी? देखो विजय। हाँ सर। एक तो मैं तुम्हारी मेधा से बहुत प्रभावित रहता हूँ और जिससे मैं प्रभावित रहता हूँ उससे बहुत डरा हुआ भी होता हूँ, क्योंकि पता नहीं वो सर किस किस्म का सवाल ये मतलब डराने वाली बात है मुझे। हाँ, तो मैं डर रहा हूँ। तुमने पहला ही जो सवाल किया है कि आपकी नजर में सिनेमा क्या है, ये मतलब काश की पारिभाषिक तरीके से 2-3-4 वाक्यों में इसका जवाब दिया जा सकता। हाँ बिल्कुल। अगर आप एक चित्रकार से पूछेंगे कि चित्रकला क्या है, कहानीकार से पूछेंगे कि कहानी क्या है, मुझे लगता है कि सिनेमा या कहानी या चित्रकला कोई भी जो विधा होती है वो एक व्यक्ति खुद को जब एक्सप्लोर करता है सृजन के अलग अलग माध्यमों में, तो वो किस किस्म से एक्सप्लोर करना चाहता है, अगर उसका जवाब दिया जाए तो हो सकता है कि उसमें ये जवाब मिल जाना चाहिए कि किसी भी आदमी के लिए उसकी अपनी कला विधा दरअसल क्या है। मतलब मेरे लिए सिनेमा जो है वो ऐसी कहानियों को कहने का एक हथियार है जिन कहानियों को मैं लिख करके नहीं कह सकता, जिन कहानियों को मैं किस्सा गो के अंदाज में कहीं सुना करके नहीं कह सकता, या कथा काव्य के जरिए मैं उन कहानियों को जो है वो एक लय नहीं दे सकता। मैं दिखाना चाहता हूं वो दुनिया, हाँ, जिस दुनिया में घुसना जो है आमतौर पे नॉर्मल इंसान के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो मेरे लिए जो सिनेमा है वो कहीं कहीं कहानी है, कहीं कहीं कविता है, कहीं कहीं चित्रकला है, और कहीं कहीं एक दूसरे किस्म का श्रमशील मनुष्य भी है जो अलग अलग तरीके से दुनिया को बेहतर बनाने में जो है वो अपना योगदान दे रहा होता है। तो रोशनियों, रंगों, शब्दों, लय का एक
जो है वो सुंदर सा कोलाज हम कह सकते हैं कि मेरे लिए सिनेमा है। और दूसरा सवाल क्या था? दूसरा सवाल यही था कि जैसे हम लोग अडेप्टेशन तो देखते हैं कि कई सारे अच्छे नॉवेल्स वगैरह के अडेप्टेशंस होते रहते हैं, तो क्या ऐसा हुआ है, सब कॉन्शियसली ही शायद ऐसा हुआ हो कि सिनेमा देख के जो है साहित्य में मतलब लिखने वाले जो लोग हैं, मतलब उनके लिखने में कोई अंतर आया हो, या मतलब कहानी सिनेमा के हिसाब से मतलब सोचना शुरू किया हो लोगों ने? नहीं देखो कि विजय, साहित्य कभी भी मुझे नहीं लगता है कि सिनेमा पे निर्भर रहा है। हाँ हाँ सिनेमा बिल्कुल जरूर साहित्य पे निर्भर रहा है। हाँ मतलब ऐसी बहुत ही कमाल की रचनाएं हैं जिन पर बहुत ही बढ़िया फिल्में बनी हैं। जैसे 1982 में केशव प्रसाद मिश्र जी का एक नॉवेल था कोहबर की शर्त, उस पे गोविंद मुनीस ने नदिया के पार बनाई थी। यशपाल का जो नॉवेल है झूठा सच, 2004 में अगर आप याद करेंगे तो सबिहा सुमेर ने खामोश पानी बनाई थी उस पे। अमृता प्रीतम का जो नॉवेल है पिंजर, उस पे फिल्म बनी है। गदर एक प्रेम कथा में भी उसका थोड़ा सा हिस्सा लिया गया है। हाँ 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 प्रेमचंद के गोदान पे फिल्म बनी है, सेवा सदन पे फिल्म बनी है, गबन पे फिल्म बनी है, गुनाहों का देवता पे फिल्म बनी है, सूरज का सातवां घोड़ा श्याम बेनेगल ने उस पर कितनी कमाल की फिल्म 1992 में बनाई थी। तारा आकाश पे फिल्म बनी है, बासु चटर्जी ने बनाई थी। कमलेश्वर की कहानी थी पति पत्नी और वो, उस पर बी आर चोपड़ा ने कितनी कमाल की फिल्म बनाई। कमलेश्वर की एक कहानी थी डाक बंगला, नॉवेल था, उस पे हमारे पटना के एक फिल्म मेकर थे गिरीश रंजन, जो कि सज्जित रे की यूनिट में भी थे एक जमाने में। उन्होंने डाक बंगला नाम से ही 1974 में फिल्म बनाई थी, जिनके साथ मेरा काफी लंबा एसोसिएशन भी था पटना के दिनों में। तो अभी हाल में काशीनाथ सिंह के की एक कहानी पे काशी का 80 में जो शामिल है, मोहल्ला 80 फिल्म बनी। तो मतलब ये नॉवेल रहे, फिर कहानियां हैं जिसमें त्रिया चरित्र जो है वो शिव मूर्ति की कहानी, उस पे फिल्म थी, वो बनी। शतरंज के खिलाड़ी प्रेमचंद की कहानी बनी, सदगति बनी। या फिर जो बड़ी कमाल की एक काव्यात्मक फिल्म है जिसको बासु भट्टाचार्य ने बनाई थी, शैलेंद्र उसके प्रोड्यूसर थे, फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी थी, मारे गए गुलफाम और तीसरी कसम। तीसरी कसम उस पर फिल्म बनी थी, गुलेरी की उसने कहा था पे कई बार फिल्में बनी हैं, एक बार नहीं। तोबा टेक सिंह पे फिल्म केतन मेहता ने अभी हाल में बनाई। हाँ मतलब ऐसी जैसे गाइड जो आर के नारायण के नॉवेल पे बनी थी, गाइड, जिसमें किशोर साहू जो थे वो वहीदा रहमान के हस्बैंड थे, जो खुद भी एक बहुत अच्छे कहानीकार थे। उनकी कई सारी कहानी के संग्रह और बहुत सारे नॉवेल भी छप चुके थे। कमाल की फिल्में अपने ज़माने में उन्होंने बनाई थी किशोर साहू, दिल अपना और प्रीत पराई जैसी। कमलेश्वर की कहानी थी मौसम, उस पर गुलजार ने फिल्म बनाई। तो मतलब एक लंबी फहरिस्त है। सिनेमा एक असरदार मीडियम है, लेकिन साहित्य इतना ताकतवर है कि इस मीडियम के प्रभाव में अगर आप साहित्य रचेंगे तो वो लुगली साहित्य हो जाएगा। बहुत सारे हमारे जो हाँ नई हिंदी के जो लोग हैं वो मैं नाम लेना पसंद नहीं करूंगा, बहुत सारे जो नए नौजवान राइटर्स हैं उनकी राइटिंग आप पढ़िए तो लगता है कि जैसे एक ही मकसद से वो सारी चीज़ें लिखी जा रही हैं कि उनके राइट्स जो है किसी फिल्म वाले को मिल जाए, है ना। वो फिल्म वाला को उनके उनकी उनकी चीज़ों के राइट्स ले ले, या उनकी किसी चीज़ पे फिल्म बन जाए या वेब सीरीज बन जाए। तो ऐसा साहित्य जो है वो अपने समय में पैदा होगा और अपने समय में ही मर जाएगा। लेकिन जो असल साहित्य है वो किसी भी सिनेमा, किसी भी इस तरह की दृश्य कला विधा से जो है वो बहुत बड़ी चीज है। दोनों को आपस में मुझे नहीं लगता है कि घालमेल करना चाहिए। बहुत सारी जानकारी एक साथ आपने इस वार्तालाप के दौरान दी है। मैं इसमें थोड़ा सा जोड़ देना चाहता हूँ इस उत्तर के साथ कि एडेप्टेशन वाली तो बात सही रही, और एक आपने बहुत सही बात कही कि बहुत सारी आजकल की रचनाएं ऐसी हैं जैसे कि वो आने वाले भविष्य में फिल्मों में परिवर्तित हो जाएं, इस दृष्टिकोण के साथ लिखी जा रही हैं। यह भी सही है, लेकिन यह भी है कि कई ऐसी
फिल्में हैं जिन्होंने साहित्यकारों को प्रभावित किया है। कहा जाता है कोरियाई फिल्में ऐसी कई हैं जिनका हिंदी के कहानीकारों पर असर मिल जाता है। बांग्ला फिल्मों का असर कई कहानीकारों की कहानियों पर देखा जा सकता है। मंगलेश डबराल का एक आलेख मुझे याद आ रहा है जिसमें वो कहते हैं कि सत्यजीत रे की जो पाथिर पांचाली थी उसमें जो ट्रेन गुजरने का दृश्य था और कांच के फूलों से गुजरते बच्चों का दृश्य उसने इतना प्रभावित किया था कि कई कविताएं उस पर बनी हैं उसके प्रभाव में। तो ये एक है। बहरहाल मैं इस बातचीत को आगे बढ़ाते हुए आपके फिल्म जगत के एक थोड़े से विवादित लेकिन अद्भुत प्रतिभा के धनी अनुराग कश्यप का एक कमेंट था कि जो ये उन्होंने साहित्य आज तक में 2016 में ये बात कही थी कि जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे, सोने ना दे, वही साहित्य और सिनेमा है। मैं फिर से एक बार कह रहा हूं इनकी बात, जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे, सोने ना दे, वही साहित्य और सिनेमा है। अब इस बात को ध्यान में रखते हुए अगर हम कहें कि ऐसी भी फिल्में हैं जो सुलाही देती हैं, ऐसी ही भी फिल्में हैं जो खूबसूरत सपने देती हैं लेकिन सोचने को शायद मजबूर ना करें, तो क्या इसी पैरामीटर के आधार पर सारी फिल्मों को जांचना चाहिए, सारे साहित्य को देखना चाहिए, या इसके इतर भी कुछ हमें देखना चाहिए? तो ऐसे इस आधार पर बहुत से हमारे जो निर्देशक हैं, निर्माता हैं, उनकी कृतियां एकदम खारिज की जा सकती हैं, बहुत सी कहानियों को भी शायद बाहर किया जा सकता है। आपका क्या इस पर आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? अनुराग ने बिल्कुल सही कहा रितेश भाई। और जैसे बहुत खराब साहित्य होता है वैसे ही बहुत खराब सिनेमा भी होता है ना। एक बेहतर की जो पहचान है वो इससे बेहतर और क्या हो सकता है कि वो आपको बेचैन कर दे। जैसे अगर आप स्टीवन स्पिलबर्ग की फिल्म देखें, शिंडलर्स लिस्ट, सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे जो फिल्म है, बहुत अच्छी फिल्म, वो बहुत अच्छी किसी भी नॉवेल, किसी भी कहानी, किसी भी कविता से ज्यादा असरकारी है और आपको एक दिन क्या कई कई दिन कई कई रात आपको बेचैन रखने वाली। बिल्कुल बिल्कुल, नींद आ ही नहीं सकती उस फिल्म को देखने के बाद, जैसे खड़े हो जाते हैं। आपके बांग्ला में नंदिता और उनके एक और पार्टनर हैं जिन्होंने पिछले दिनों बहुत ही कुछ कमाल की फिल्म बनाई, जिसमें एक बेला शेसे, एक फिल्म कॉन्ठो बनाई है ना। ये सारी फिल्में मैं देखता हूं तो मैं हिल जाता हूं कि भाई ये कौन लोग हैं, कहां से सोचते हैं। जैसे एक कन्नड़ में एक फिल्म 3-4 साल पहले मैंने देखी थी, तिथि, है ना। अब अच्छी फिल्में जो हैं वो अच्छे साहित्य की तरह आपको इंगेज करती है, आपको बेचैन करती है, आपको बाल नोचने के लिए जो है वो प्रेरित करती है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी किताबें हैं जिसको 2-4 पन्ना 5 पन्ना पलटने के बाद जो है आपको लगेगा कि यार ये वक्त वक्त हमने जाया किया, इससे बेहतर था कि कोई और काम कर लेते। उसी तरह बहुत सारी फिल्में, अभी तो क्या है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की वजह से आप घूमते रहते हैं, लॉकडाउन भी है, घर में बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं है, तो आप वर्चुअल स्पेस में घूमते रहते हैं। तो सर्च के दरमियान आप हर सिनेमा देखने नहीं बैठ जाते, आप देखते हैं 10-15 मिनट, आपको लगता है कि यार ये अंदर में घुस रहा है तो आप कंटिन्यू करते हैं, अदरवाइज आप स्विच ऑफ कर जाते हैं। तो अच्छा सिनेमा, अच्छा साहित्य, आपके चुनने की जो कला है ना, वो उसकी चीज है। हर सिनेमा जो है उम्दा नहीं हो सकता, जैसे कि हर साहित्य, हर लेख जो है वो, हर कविता जो है, हर कहानी जो है वो उम्दा नहीं हो सकती। तो चयन का जो आस्वाद है वो अपने पास जो है वो हिफाजत के साथ रखने की जरूरत है। अच्छा सर, एक सवाल है, जैसे वेब सीरीज में हम लोग देखते हैं कि अब जो है गे कैरेक्टर्स जो है बहुत मतलब ज़्यादा जहाँ तहाँ देखने मिल जाता है। जैसे मैंने ये सेक्रेट गेम तो देखा है, फिर सिटी ऑफ जॉय में भी वो चीज़ मिली। तो मतलब ये जो है ये मतलब वेस्टर्न ट्रेंड के लिए मतलब उसे देखकर डायरेक्ट कॉपी करने की कोशिश की जा रही है, या वाकई हमारी समाज का ये एक तरह का रिफ्लेक्शन है? और जब हमारे समाज का रिफ्लेक्शन अगर होता है तो फिर वो इंटीमेसी जो एक प्रोसेस जो होता है वो नहीं दिखाकर
सीधे एक मतलब इंटीमेट सीन पे चले जाते हैं लोग। तो इस पर आप मतलब ये थोड़ा प्रकाश डालिए कि ये मतलब कैसे हो रहा है। देखो ऐसा है कि जैसे बाहर के समाज में, है ना, जो कि जी हमारा समाज नहीं है, जी। उस समाज में कोई रिश्तों की कोई प्रवृत्ति है हम्म तो वो हमारे समाज में भी होगी प्रवृत्ति। अब हम्म, वो जितनी आजादी के साथ, जितने खुलेपन के साथ उन चीजों को कह पाते हैं अपनी फिल्मों में, अपनी सीरीज में, जी। वो कहने का ट्रेडिशन जो है हमारे यहाँ डेवलप नहीं हुआ है ना। लेकिन कुछ लोग हैं जो बहुत प्रोग्रेसिव तरीके से खुल करके उन चीजों को देखना चाहते हैं, उसमें घुसना चाहते हैं, उसको समझना चाहते हैं। तो हम ये सीधे और सपाट तरीके से कह दें कि हम एक तरह से वेस्टर्न जो एक उदात्तता है इन चीजों को कहने हम्म, के बारे में, वो हम अपना रहे हैं, ले रहे हैं, नकल कर रहे हैं। ये बहुत सही नहीं है। जी। सेक्स को लेकर के भी, है ना, किसी भी हम्म मतलब एलजीबीटी को छोड़ भी दें, है ना, हम्म 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 तो उन चीजों को लेकर के भी हम बहुत ज्यादा कंफर्टेबल अभी तक नहीं हुए हैं अपनी 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 फिल्मों में, अपनी कहानियों में। तो वो कंफर्टेबिलिटी आते आते आएगी, है, कहते हैं ना कि आती है उर्दू जबां आते आते, है ना, जो आते गालिब का शेर है। तो हमारे यहाँ हम्म एक तो शुरुआत हुई है कि हम कह सकते हैं, ओटीटी की वजह से ये नहीं है कि सेंसर जो है हमारे इस पूरे मसले को काट के रख देगा। हम हम्म खुल के कह सकते हैं जो हम कहना चाहते हैं। तो जैसे आपने सेक्रेट गेम्स की बात की, जिसमें उस तरह का एक कैरेक्टर अनुराग और हम्म, जो राइटर है अपना हाँ, वरुण अ, ग्रोवर। वरुण, हाँ, हाँ हाँ हाँ। तो वरुण ने मिलके जो वो अब उसमें क्या है कि इमोशनल तरीके से बिल्ड करने की जरूरत मुझे उस कहानी में इसलिए नहीं लगती है क्योंकि जो किरदार है नवाज का, वो बहुत सोच समझ के रिश्तों में घुसने वाला किरदार नहीं है। वो ये तो अपनी है। रॉ में, अपने रिलेशंस में बहता चला जाता है। इसलिए वो आपको एक धक्का सा लगता है कि अरे यार, हाँ, अचानक से ऐसे कैसे दिखा रहा है। हम्म लेकिन उसी एक चीज को मेड इन हेवेंस में देखें कितनी सेंसिटिविटी के साथ, या फोर मोर शॉट्स में देखें आप हम्म, कितनी सेंसिटिविटी के साथ इन चीजों को उसने अंडरलाइन करने की कोशिश की है डायरेक्टर्स ने, है ना। जी। तो कई बार आपको जो चीज मतलब बुरी लगेगी, जो चीज लगेगी बिना पकाए हुए परोस दी गई हुई जो हम्म चीजें हैं, हम्म वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमको आदत नहीं है, हमको हम्म आता नहीं है खुल के अपनी बात कहना। हम खुल के अपनी बात कहना चाहते हैं और हमने शुरुआत की है, तो धीरे धीरे चीजें हमारे लिए सहज होंगी, सरल होंगी। हाँ, हाँ, हाँ। मैं बिल्कुल बहुत बढ़िया प्रश्न रखा जो गे पे और उसके रिफ्लेक्शंस को लेकर के मैं एकदम यहीं से आगे बढ़ रहा हूँ कि आजकल नेपोटिज्म बहुत चर्चे में है, विशेष करके सुशांत सिंह राजपूत के की आत्महत्या के बाद बहुत ये इस पे सोशल मीडिया पे नेपोटिज्म पे प्रश्न किए गए, हंगामा खड़ा किया गया। चूंकि आप भी अविनाश जी, आप भी बाहर से ही मैं कहूँगा कि आप फिल्म इंडस्ट्री में गए हैं। आपने क्या सचमुच इस तरह से फिल्म इंडस्ट्री में भाई भतीजावाद को देखा है और उसके कारण आपको काम मिलने में असुविधा हुई हो, या जो बाहर से जाते हैं उनको बहुत सी परेशानियां होती हैं? क्या सचमुच जाति भेद, जाति और लिंग भेद वहाँ फिल्मों में देखा जाता है? अविनाश जी, मेरा प्रश्न यही है कि क्या जाति भेद, लिंग भेद आदि जो भी आजकल तमाम बातें कही जा रही हैं, क्या फिल्मों में सचमुच वैसा है? आप चूंकि बाहर से गए हैं तो क्या आपने इसको कितना अनुभव किया है? रितेश भाई देखिए, जाति भेद, लिंग भेद, भाई भतीजावाद कहाँ नहीं है, किस शहर में नहीं है, किस गांव में नहीं है, किस प्रोफेशन में नहीं है। साथ में सिनेमा परिवारवाद भी। और बॉलीवुड की जो इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री, ये चांद पे बसी हुई एक बस्ती तो नहीं है ना, इसी समाज का एक हिस्सा है। जैसे कोई रियल एस्टेट का बिजनेस करता है, कोई मीडिया की नौकरी करता है,
उसी तरह सिनेमा का भी धंधा है, इसमें वही सारे लोग हैं, उन्हीं सारे इलाकों से आए हुए लोग हैं। अब एक डॉक्टर का बेटा जो है वो अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहता है और उसके लिए कुछ ज्यादा सहूलियतें दे सकता है, तो आप उसको टारगेट नहीं कर सकते ना वहां पे, है ना। इसलिए अगर कोई महेश भट्ट अगर अपनी बेटी आलिया भट्ट को प्रश्रय देता है दूसरे लोगों के मुकाबले, तो मुझे लगता है कि एक सहज मानवीय व्यवहार है ये, है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत सारे लोगों ने अपने बच्चों को आगे करने की कोशिश की है दूसरे लोगों के मुकाबले, लेकिन वही लोग टिक पाए जिनके पास प्रतिभा रही, है ना। फरदीन खान से लेकर के अभिषेक बच्चन तक सारे लोग उस दौर से बाहर हो गए, लेकिन वही मनोज वाजपेयी, इरफान खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, राजकुमार राव, कंगना रनावत, आपको दीपिका पादुकोणे, ये सारे लोग जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं था सिनेमा का, ये सारे लोग आए और इन्होंने अपनी धाक जमाई ना। अब जाति का मसला यहां भी है, आप कहानियों में देखेंगे कि जाति विमर्श जो है बहुत बोल्डली जो है वो नहीं डील होता है हमारे सिनेमा में। किरदारों के नाम आप देखेंगे, उसमें तो बहुत सारे लोग आए और चले गए जिन्होंने बहुत अच्छे से जाति विमर्श किया। आप जो पैरेलल सिनेमा का जो पूरा दौर था, उस दौर में आप देखिए पार जैसी फिल्में बनी है ना, जाति पे, जैसे कन्नड़ सिनेमा में संस्कार पे फिल्म बनी है, एक फिल्म गिरीश कर्नाड और बवा कारंत ने बनाई थी, गोधूली, हिंदी फिल्म थी वो। आप उसमें एक कमाल किस्म का जाति विमर्श देख सकते थे, लेकिन जो पर्दे के पीछे का जातीय मसला है, अब चूंकि पूंजी पे टिका हुआ ये पूरा समाज है, पूंजी पे टिकी हुई पूरी ये बिसात है बॉलीवुड की, उसमें जाति विमर्श ब्रेक होगा ही होगा। राजकुमार यादव, जिसको आप राजकुमार राव के नाम से जानते हैं, वो है ना आज सिनेमा में स्ट्रीम का हिस्सा, है ना। अब सिनेमा ये देखेगा कि हमें फायदा किसके साथ होगा, है ना। वहां बहुत आसानी से जाति जो है वो किनारे हो जाएगी। जैसे मैं दो चीजों का उदाहरण बार बार देता हूं लोगों को, कि चमड़े का काम करने वाला जो है वो चमार कहा जाता था, ये नाम लेना जो है असंवैधानिक है आज, लेकिन बाटा कंपनी में किसी भी ब्राह्मण का बेटा जो है अगर वो काम कर रहा है तो गांव में बड़े गर्व से क्या कहता है कि मेरा बेटा बाटा कंपनी में काम करता है, लेकिन दरअसल है वो चमड़े का काम। उसी तरह जो शौच को साफ करने वाला जो पूरा काम है, वो जो वाल्मीकि समुदाय के जिम्मे है। पूरे देश में जितने भी सुलभ शौचालय हैं उसमें देख लीजिए बहुत सारे ब्राह्मण हमको मिलते हैं वहां पे, है ना। पूरे सुलभ शौचालय का काम कर रहे हैं और बड़े गर्व से गांव के लोग कहते हैं कि हमारा बेटा सुलभ शौचालय में नौकरी कर रहा है, उनको कहते हुए शर्म भी नहीं आती है। तो समाज अगर समर्थ होगा, समाज की पूंजी अगर बहुत समर्थ तरीके से डेवलप होगी, तो मुझे लगता है कि उसको निर्मित करने में जिस भी किसी का योगदान होगा उसको जो है आदमी हाथों हाथ लेगा, है ना। उसकी जाति जो है वो पूछी नहीं जाएगी। यहाँ मुझे नहीं लगता है कि किसी को उस तरह की कोई समस्या है बॉलीवुड में जाति को लेकर। फिर भी कहीं कहीं छिछोरे लोग होते ही हैं यार, हमारे इंडस्ट्री में भी बहुत सारे अशोक पंडित जैसे छिछोरे लोग हैं जो इस तरह की चीजों को ले आते हैं। तो उन सब चीजों से मतलब बॉलीवुड को आंकने की जरूरत नहीं, ये सब दोयम दर्जे के लोग। फेसबुक से एक सवाल लेते हैं पहले। बंटी शर्मा जी ने सवाल किया था कि फिल्मों, कमर्शियल फिल्मों के इस युग में साहित्यिक फिल्मों के सामने क्या चुनौतियां हैं। देखो बंटी भाई, सिनेमा एक कॉमर्शियल विधा है। आप लाइफ ऑफ पाई आपने फिल्म देखी होगी, उसने पूरी दुनिया में बहुत ही कमाल का बिजनेस किया। मैंने थोड़ी देर पहले शिंडलर्स लिस्ट का नाम लिया, गाइड बहुत कमाल की हिट फिल्म थी। ठीक है कि आप चेतन भगत को बहुत ज्यादा साहित्यिक आदमी नहीं मानते हो, बट उसके नोवेल पे 2-3 फिल्में बनी है, उसने अच्छा बिजनेस किया है। तो
सिनेमा जो है आप बेहतर बनाएंगे तो मुझे लगता है कि आपके पास अगर एक मजबूत कहानी होगी, एक दमदार कहानी होगी, तभी बना पाएंगे। अदरवाइज तुक्का जो है वो चलता रहता है। जैसे करण जौहर का सिनेमा चल रहा है, ठीक है चल रहा है, लेकिन उसके पैरेलल जो है वो आप देखो, ये अनुभव सिन्हा का भी सिनेमा चल रहा है। पिछले दिनों जो 3 फिल्में बनाई वो किसी साहित्यिक कृति के बराबर की फिल्म है। मुल्क, आर्टिकल 15, थप्पड़, या फिर सुभाष कपूर का सिनेमा फंस गए रे ओबामा आप देखो, या आप अनुराग कश्यप का सिनेमा गैंग्स ऑफ वसेपुर तक, है ना। जी 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 जी। उस मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मतलब साहित्यिक संवेदना के साथ कमाल की फिल्में बना रहे हैं, कहानियां ढूंढ रहे हैं। कुछ कहानियां उनको मिली हैं तो उन्होंने फिल्में बनाई हैं और वो कॉमर्शियली हिट हुई हैं। मुझे लगता है कि जो बासु चटर्जी ने जो बहुत सारी फिल्में बनाई थी वो मिड 70s में, वो सारी फिल्में अगर फ्लॉप हो जाती तो लोग साहित्य का नाम लेना बंद कर देते। आज तक साहित्य का नाम लिया जा रहा है, साहित्य में कहानियां ढूंढी जा रही है। इसका मतलब ये रहा है कि साहित्य की चीजों ने, साहित्य से जुड़े हुए सिनेमा ने उनको बिजनेस दिया है। और ये हम अंतिम सत्य की तरह मान ले कि सिनेमा जो है वो कविता नहीं है कि आप एक कागज उठाएं, कलम उठाएं और लिख दें। कहानी नहीं है, कागज उठाएं, कलम उठाएं, लिख दें। उसमें पैसे लगते हैं, तो उस पैसे की रक्षा उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी है सिनेमा की जितनी बड़ी जिम्मेदारी साहित्य की रक्षा है, संवेदना की रक्षा है, एक कला का जो एक प्राण होता है उसकी रक्षा है। सर इसी के साथ एक और सवाल है छोटा सा यहाँ पर कि क्या समानांतर सिनेमा, अच्छा वो सवाल है जय नारायण प्रसाद जी का, क्या समानांतर सिनेमा की धारा सूख रही है या सूख गई है? समानांतर सिनेमा एक बहुत बड़ा धोखा था। वो यूं कि ज्यादा से ज्यादा जो समांतर सिनेमा बना था, जिसको न्यू वेब सिनेमा कह सकते हैं, है ना, नया सिनेमा, वो सरकारी पैसे पे बना हुआ सिनेमा था जो दर्शकों के बीच नहीं गया। वो जैसे खड़ा हुआ वैसे ही मर गया। अभी अच्छे दिन हैं सिनेमा के इसलिए क्योंकि कॉमर्शियली वायबल हो रहे हैं उस तरह की फिल्में। मैं कितनी फिल्मों के नाम लूं, आप अनुभव सिन्हा की फिल्मों, अभी मैंने नाम लिया, उनकी फिल्मों को आप क्या मानेंगे। हंसल मेहता की फिल्म अभी अलीगढ़, उससे पहले शाहिद उन्होंने बनाई, वो समांतर सिनेमा है। कॉमर्शियल सिनेमा और समांतर सिनेमा जो है एक दूसरे में मर्ज हो गए आज की तारीख में। इससे बेहतर और क्या हो सकता है। आज का सिनेमा अपने पैरों पे खड़ा हो रहा है, जिसको आप समांतर सिनेमा कह सकते हैं, है ना। वो सरकारी पैसे से मतलब बना हुआ सिनेमा नहीं। अभी थोड़े दिनों पहले भोसले रिलीज हुई, मनोज वाजपेयी की, है ना। उस फिल्म मेकर ने 2-3 फिल्में और बनाई हुई हैं। वो सारी फिल्में OTT पे और बाकी प्लेटफॉर्म्स पे बहुत अच्छे दामों में बिकी है। तो ये जो मर्ज है ना, ये सिनेमा के लिए अच्छा है। उसको आप समांतर सिनेमा कह लें या मुख्य धारा सिनेमा कह लें, जो भी कह लें। आप देख लो ना, आमिर खान जो है वो इस तरह की कहानियों में अपने को घुसा रहा है। या ये आलिया भट्ट और इसकी जो फिल्म थी शाहरुख खान की, बड़ी खूबसूरत सी फिल्म थी, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ उस फिल्म का, है ना। अब मतलब मुझे तो नहीं लग रहा है कि मर रहा है, सूख रहा है। हाँ, बिल्कुल बहुत बिल्कुल। ही मतलब उसकी फसल जो है वो लहला रही है भाई साहब। अविनाश जी, आपने बार बार एक बात का उल्लेख किया कि सिनेमा जो है वो पूंजी के बल पे खड़ा होता है। एक सिनेमा में एक बड़ी सी एक बहुत बड़ा वर्ग, बहुत सारे लोग एक साथ काम कर रहे होते हैं और एक पूंजी भी एक बड़ी रकम इसमें लगी रहती है। जाहिर सी बात है कि बहुत सारे लोगों का रोजगार इससे जुड़ा हुआ है। बहुत सारे लोगों का कह सकते हैं कि इसी के बल पे उनकी 2 वक्त की रोटियां उनको मिलती होंगी। ऐसे में जब कोरोना में सारी इंडस्ट्रियों पर बहुत बुरा असर पड़ा है,
अभी लॉकडाउन का असर पूरी तरह से गया भी नहीं है, और कोरोना का असर भी अभी लगता है जैसे आने वाले 6 महीना साल भर तक हम ऐसे ही रहेंगे कि इसकी दवा के इंतजार में रहेंगे, और शायद ही खुल करके बिना मास्क के हम सड़क पर घूम पाएंगे। ऐसे में सिनेमा के सामने क्या चुनौतियां आई हैं और सिनेमा उनका किस तरह से मुकाबला कर रहा है? मेरा प्रश्न ये है कि कोरोना संकट के दौर में सिनेमा के सामने क्या चुनौतियां आई हैं और वह किस तरह से इन चुनौतियों का सामना कर रहा है? देखिए, इसका बहुत सीधा और सिंपल सा जवाब ये है कि जैसे पूरा देश इस चुनौती का सामना कर रहा है, जैसे बहुत सारे नौकरीशुदा लोग, प्राइवेट अंडर इन्वर्टेड कॉमा, इस चुनौती का सामना कर रहे हैं, सिनेमा के लोग भी बेचैन हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है वो बंद है, चल नहीं रहे हैं, चीज़ें खोलने की कोशिश की जा रही हैं। जैसे मैं ही एक फिल्म अगले महीने शूट करने जा रहा हूँ उदयपुर में, लेकिन जो पूरी यूनिट है वो डरी हुई है। उस यूनिट के कौन लोग डरे हुए हैं? जो अगले 6 महीने, साल भर, 2 साल अपना खर्चा आसानी से चला सकते हैं, ये सब लोग डरे हुए हैं और एक उहापोह और एक संशय में है कि जाएं काम करने न जाएं। मैंने एक वेब सीरीज बनाई थी, मैं थोड़ा सा अपने व्यक्तिगत उदाहरण के साथ इस सवाल का जवाब देना चाहता हूं, जिसका 3-4 दिनों का एक पैच वर्क बचा हुआ है, जो हम 23, 24, 25, 26 को इसी महीने करने जा रहे हैं। और हमारा जो मेन प्रोटैगनिस्ट है उसने आने से मना कर दिया है कि हम नहीं आएंगे। हमारे जो 2-3 किरदार हैं उसने आने से मना कर दिया है। लेकिन ये जो एक संशय है, ये डर है, अगर सहूलियतें हमको मिल भी रही हैं काम करने की, तो भी बहुत स्मूथ तरीके से वो काम नहीं होने जा रहा है, जिसका खामियाजा जो है वो सबसे पहले वो जो अंतिम गांधी का जो अंतिम कतार वाला आदमी है ना, उस पे असर करेगा और कर रहा है। बहुत सारे लोगों के जरिए जो है वो जो सूचनाएं हमें मिल रही हैं वो बहुत भयावह है। लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, कमरे का किराया देने के लिए पैसे नहीं है, काम का कोई सूरत हाल नहीं है कि वो अब शुरू हो जाएगा, नहीं होगा। कुछ लोग हैं जिन्होंने इस समय में एक अलग किस्म का फोरम बनाया है इस तरह के लोगों की मदद करने के लिए, जिसमें सुधीर मिश्रा हैं, अनुभव सिन्हा हैं, अनुराग कश्यप हैं, ऐसे लोगों ने एक मतलब कॉर्प बनाया है। उसी तरीके से हमारी सोसाइटी में एक बहुत अच्छा एक्टर है ना, जिसने ठेका लिया था कि जितने भी फ्रीलांस एक्टर हैं छोटे छोटे, उन सबको पूरे लॉकडाउन में वो खाना पहुंचाएंगे, खाने का सामान वहां तक जाएगा। तो ये आपसदारी से जीने की कोशिश हो रही है, लोग जी रहे हैं, लेकिन ये जीना भी कब तक हो पाएगा मुझे नहीं पता। ओटीटीज की वजह से थोड़ी एक सहूलियत है लोगों को, क्योंकि काम जो है छोटे छोटे हलकों में शुरू हो रहा है। जैसे टेलीविज़न वालों ने बहुत सारे शो शुरू कर दिए, तो टेलीविज़न से जुड़े हुए लोग जो हैं वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन सरकारी गाइडलाइंस के मुताबिक जो है वो यूनिट बहुत छोटी कर दी गई है, तो बहुत सारे लोग ऐसे ही बेरोजगार हो गए हैं। तो हर दौर में जब महामारी इस किस्म की आती है तो जनजीवन जो है वो चौपट होता है, असामान्य होता है। तो वो गाज जो है वो फिल्म इंडस्ट्री पे भी गिर रही है, और ये सब हम अपनी खुली आंखों से देख रहे हैं सर। तो स्थिति तो बहुत सुविधाजनक और आशावादी नहीं है। एक सवाल जो है वो तारानंद वियोगी जी का है। तो सवाल इनका ये है कि युवा लेखकों में से कई में यह प्रवृत्ति पाई जा रही है कि जैसे वे इसी नजरिए से साहित्य लिख रहे हैं कि कल को उन पर कोई फिल्म बन सके। स्वयं साहित्य से जुड़े होने के कारण इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, वियोगी हमारे बड़े भाई हैं, वियोगी भैया मैं बोलता हूं उनको। तो इस पर मैंने अपनी बातचीत के शुरू में थोड़ी टिप्पणी की थी, लेकिन मैं फिर भी करूंगा कि अगर आप साहित्य रच रहे हैं
और आपका ध्येय इसके बहाने कुछ और है, तो वो अपने समय में ही पैदा होकर के मर जाने वाला साहित्य आप रचेंगे। मैंने खुद एक सीरीज लिखी थी 3 साल पहले, बुलाकी साव के नाम से, और दरभंगा की जो मेरी स्मृतियां थी उसको मैंने एक किरदार के माध्यम से टटोलने की कोशिश की थी। लेकिन उसको लिखते हुए मेरे जहन में कहीं नहीं था कि मैं इस पर कोई फिल्म बनाऊंगा या इस पर कोई सीरीज बनाऊंगा, क्योंकि मुझे लिखने में स्वाद मिल रहा था, आनंद मिल रहा था, अपनी स्मृतियों में जाने का सुख मिल रहा था, इसलिए मैं लिख रहा था। इसीलिए जब आप साहित्य रच रहे होते हैं तो आप पाठकों की चिंता भी छोड़ दें, इस पर नाटक होगा या सिनेमा बनेगा उसकी चिंता भी छोड़ दें, आप आनंद लें खुद ही जब आप सुख लेंगे, स्वांतः सुखाई रघुनाथ गाथा की तरह, तभी आप उम्दा चीज लिख पाएंगे और उस पर उम्दा काम हो पाएगा। मुझे नहीं लगता कि फणीश्वरनाथ रेणु ने जब तीसरी कसम कहानी लिखी होगी तो उन्होंने ये सोचा होगा कि इस पर कोई बासु चटर्जी या शैलेंद्र आकर के फिल्म बनाएगा, और जिसके क्लाइमेक्स को लेकर के मैं अड़ जाऊंगा और मैं डायरेक्टर प्रोड्यूसर को क्लाइमेक्स बदलने नहीं दूंगा, है ना। अगर ऐसा उन्होंने सोचा होता तो कहानी में जो मासूमियत है, कहानी में जो संवेदना का शिखर है, वो बिल्कुल नहीं होता। मुझे लगता है कि साहित्यकारों को इस बात का हमेशा ध्यान रखना होगा कि पहले वो ईमानदारी से अपनी कहानी कहें, बाद में लोगों को लगेगा कि उनकी कहानी के जरिए हम और कोई इमारत खड़ी कर सकते हैं, तो दूसरे का फोटे है ये आपका फोटे नहीं है। एक सवाल है मौसमी प्रसाद का कि अच्छा। कुछ कहानियां पढ़ रही हूँ और उस पर बनी फिल्मों को भी देखा, पर जो कहानियों में भाव है ऐसा लगता है वहाँ हम ज़्यादा जुड़ पाते हैं उससे, जबकि सिनेमा में वो भाव नहीं दिखता, क्यों? मौसमी जी का सवाल जो है वो बहुत ही अच्छा सवाल है। अविनाश जी आ गए हैं तो वही उत्तर दे। हाँ हाँ, नहीं मैं वही उत्तर दे रहा हूँ। बहुत ही बढ़िया सवाल है मौसमी जी का, और इस पर झगड़े भी हुए हैं। शिव मूर्ति के साथ झगड़ा हो गया था, है ना, डायरेक्टर का, त्रिया चरित्र के डायरेक्टर का। तो गाइड में भी हमने सुना है कि आर के नारायणन बिल्कुल नाखुश थे। हाँ, तो नहीं मतलब, लेकिन मौसमी जी जो एक पाठक की हैसियत से सवाल करे, एक लेखक हाँ, की हैसियत से जब आप बात करेंगे तो बहुत सारी असहमति और सहमति का विमर्श अलग हो सकता है, लेकिन एक पाठक के तौर पे जब आप देखेंगे, जैसे ग्युंटर ग्रास का एक नॉवेल है द टिन ड्रम, है ना, ग्युंटर ग्रास को नोबेल प्राइज भी मिला है, और द टिन ड्रम पे एक बड़ी महान फिल्म बनी है। उसी तरह से आप देखेंगे कि अनारकली नाम का एक नाटक था, कोई ताज जिन्होंने वो नाटक लिखा था। अब उस पे थोड़ा बहुत डेवलप करते के आसिफ ने मुगले आजम बनाया, हाँ, जो कि किसी भी साहित्यिक कृति से एक बड़ी रचना लगती है। अब ग्युंटर ग्रास का नॉवेल पढ़ने में जो स्वाद मिलता है, ठीक वैसा ही स्वाद आपको वो फिल्म देखते हुए आपको वो लगेगा। जैसे आप तीसरी कसम, अगर मैं मिथिलांचल से हूं और मैं तीसरी कसम पढ़ रहा हूं, तो उसमें जो हीरामन की जबान है, अगर आप फिल्म देखोगे और राज कपूर को उस तरह की जबान बोलते हुए देखेंगे आप, तो थोड़ा आपको नकली लगेगा। वो हमें भी, भोजपुरी वालों को भी लगता है। तो उसमें आपको होता क्या है ना, कि आप किस संवेदना से किसी कैरेक्टर को आप जो है वो क्राफ्ट कर रहे हो अपनी फिल्म में, ये बहुत जरूरी होता है। कई बार साहित्यिक कृति से महान कोई फिल्म हो जाती है और कई बार फिल्म बहुत छोटी रह जाती है, और मैं हमेशा से कहता हूं कि साहित्य बड़ा होता है। आपको फिक्स्ड फ्रेम में सिनेमा जो है वो साहित्य को रिड्यूस कर देता है एक तरह से। साहित्य आपकी कल्पना को जितनी लंबी चौड़ी उड़ान देता है, सिनेमा उस उड़ान को एक तरह से फिक्स कर देता है, कैद कर देता है। आपको एक सीमा में, एक सरहद में बांध देता है।
तो अगर आप एक चौकन्ने पाठक हैं, संवेदनशील पाठक हैं, सजग पाठक हैं, तो हमेशा आपको साहित्य से सिनेमा बहुत छोटा ही नजर आएगा, है ना। इसमें मैं सिनेमा का कोई पक्ष लेने की कोशिश नहीं करूंगा। ईमानदार टिप्पणी है ये, ईमानदार उत्तर है कि फिल्मकार होने के कारण आपने फिल्मों का पक्ष नहीं लिया है। हाँ नहीं, बट मैं साहित्य का रसिया हूँ, साहित्यकार नहीं हूँ तो साहित्य का रसिक तो हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं आप साहित्यकार तो हैं ही, आप पहले आप साहित्यकार हैं, बाद में आप फिल्मकार हैं। खुद के खुश रहने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। अच्छा ओके। मेरा प्रश्न बस वही था कि लगातार ओटीटी की बात आ रही थी, तो एक छोटा सा प्रश्न ये है, लेकिन उसके पहले एक और पूछ लेना चाह रहा हूँ, क्योंकि कृतियों की बात आ रही है, कृतियों पे फिल्म, आपको अगर क्या कोई ऐसी कृति आपके दिमाग में है, कोई कहानी या कोई रचना पढ़ी हो और आपके दिमाग में लगातार रहा हो कि इस पे कभी फिल्म बनाऊंगा, तो क्या ऐसी कोई कृति है और वही कृति क्यों? बिल्कुल बिल्कुल, सिनेमा क्या है, मेरे लिए सिनेमा और वेब सीरीज में बहुत अंतर नहीं है। कहानी को हम मतलब कहना चाहते हैं, चाहे वो 10 घंटे में कहें, चाहे वो 3 घंटे में कहें, चाहे वो 1.5 घंटे 2 घंटे में कहें, मैं कहानी कहना चाहता हूँ। तो मेरे लिए जो 2 नॉवेल है जिसपे मैं जरूर काम करना चाहता हूँ, और पता नहीं वो मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, जैसे शमशुर रहमान फारूकी का नॉवेल है कई चांद थे, सरे आसमां। सरे आसमां। अब वो नॉवेल जो है वो वजीर खानम नाम की एक औरत की कहानी है, जिनका किस्सा जो है वो 1815 के आसपास शुरू होता है और 1857 के आसपास खत्म हो जाता है। और उस बीच के वक्फे में 4 मर्द उनके जीवन में आते हैं। एक अंग्रेज कलेक्टर होता है, एक रामपुर का जमींदार होता है, एक राजा लोहारू जो है शमसुद्दीन वो होता है, और एक बहादुर शाह जफर का बेटा होता है ना। शमसुद्दीन से उनका एक बेटा हुआ दाग, जिसको हम दाग देहलवी के नाम से जानते हैं। अब उस कहानी में एक पूरा जो सिलसिला है वो वजीर खानम और दाग के बीच बातचीत का है, क्योंकि वजीर खानम के पास जब दाग गया एक समय में, तो वो रामपुर के जो जमींदार थे जिनकी कानपुर में ठगों ने हत्या कर दी थी बाद में, वहां पे जाकर के अपनी माँ से जिस किस्म से सवाल करता है और माँ जिस तरह से जवाब देती है, आप सोच नहीं सकते हैं कि उस जमाने में मतलब स्त्री विमर्श का इतना ऊंचा पायदान जो है ना, वो हासिल करेगी एक मतलब स्त्री, एक कैरेक्टर, है ना। तो वो चीज बड़ी कमाल की है। दूसरी एक कहानी जिसको मैंने विजय को भी पिछले दिनों बोला था पढ़ने के लिए, जी और उसने लगभग पढ़ भी लिया है, जिसका बांग्ला में नाम है प्रथम आलोक, हिंदी में उसका अनुवाद प्रथम आलोक, सुनील गंगोपाध्याय की जो ये किताब है, वो बंगाल का जो रेनेसा का समय था, जब एक ही समय में रविन्द्रनाथ टैगोर, आपको विवेकानंद, परमहंस, जगदीश चंद्र बसु, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ये सारे लोग एक समय में हैं, या फिर माणिक्य राजा, है ना, वो त्रिपुरा का जो पूरा किस्सा है। तो मतलब बंगाल रेनेसा के जितने भी किरदार हैं एक फिक्शनल स्टोरी लाइन में जो है वो आए हैं, और बहुत ही मतलब विजुअली रिच तरीके से आए तो वो कहानी मैं कहना चाहता हूं। और रेणु जी की एक कहानी है रसप्रिया, इसमें मोहना जो है वो गाता है, और उसको मिलता है उसका मतलब जो उसकी माँ का जो प्रेमी होता है वो मिलता है रास्ते में और उसको सुनाता है रसप्रिया। वो एक बड़ी मार्मिक कहानी है, उसको आधुनिक संदर्भों में अपडेट करके अपग्रेड करके कहने की बड़ी ज़रूरत है। और ये सारी कहानी मैं कह पाऊंगा तो ज़रूर कहूँगा। खैर मेरे को राइट मिलेंगे शायद नहीं, लेकिन मैं अमिताभ घोष के नॉवेल्स जो है सी ऑफ पॉपीज, या फिर उनका जो द ग्लास हाउस है ना, ये सारी कहानियां मुझे लगता है कि पर्दे पे कही जाने की जरूरत है, लेकिन उसके लिए के आसिफ का साहस चाहिए, और उसके लिए जो है वो पालम जी की तरह का एक साहसी प्रोड्यूसर भी चाहिए। तो दोनों चीजें जब नसीब हो जाएंगी तो ये कहानी कह लेंगे।
चलिए एक और प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ ही क्या पूछ ले रहा हूँ। आपने जो हाँ, कृतियां बताई उसमें एक के बारे में कुछ ज्यादा विस्तार से आपने बताया और यह कहा कि उसमें स्त्री विमर्श है। आपकी जो पहली फिल्म है अनारकली अखाड़ा, उसकी भी हम्म, वो फिल्म भी पूरी तरह से नायिका के इर्द गिर्द है, उसी पर हम्म, केंद्रित है। दूसरी आपका जो वेब सीरीज हमने अभी तक देखा इस बीच में, हम्म, शी, नाम हम्म। ही शी है वो, और पूरी कहानी उस शी को ही लेकर के बढ़ती है। क्या मतलब स्त्रियों को केंद्र में रख के फिल्म बनाना कुछ खास वजह, कुछ ज्यादा आकर्षित करता है विषय आपको, ऐसी यार कोई? देखो देखो, मैं बड़ा भावुक किस्म का आदमी हूँ और स्त्रियों से बहुत मोहब्बत करता हूँ। अरे मुझे लगभग हर स्त्री से प्यार हो जाता है सर, है ना। तो जिस चीज से आप ज्यादा प्यार करेंगे, जिसको आप शिद्दत से चाहेंगे, अपने आसपास जिनको देखना पसंद करेंगे, मुझे लगता है कि वैसी ही कहानियों में आप घुसने की कोशिश भी करेंगे, चाहे जाती जिंदगी में हो, चाहे पेशेवर जिंदगी में हो, चाहे आपकी सृजनात्मक जिंदगी में। तो मैं ईमानदारी से स्वीकार करता हूं कि स्त्रियों के बिना मेरे जीवन का कोई महत्व नहीं है। और दरअसल मेरे भीतर एक स्त्री है ना। मैं अपने भीतर हमेशा बहुत सारी स्त्रियों को पाता हूं। और अगर बहुत उदात्तता के साथ कहूं तो मैं अपने को पुरुष नहीं मानता, मैं अपने को स्त्री ही मानता हूं। तो वाह, इसलिए मैं स्त्री की अपने कहानी बताना। भीतर एक स्त्री को महसूस करना, एक स्त्री को पाना, और एक नहीं अनेक स्त्रियों को महसूस करना, ये बड़ी बात है। और मुझे लग रहा है कि अगर हर कलाकार के अंदर एक स्त्री को महसूस करने की एक मैं क्षमता आप होती देखिए, है। आप मेरे हाँ। फेसबुक की एक्टिविटी पे जाएंगे आप, हम्म। तो जितनी भी लड़कियां हैं, स्त्रियां हैं, उनके सबके पिक्चर पे मेरा लाइक होगा या मेरा हर्ट वाला लाइक होगा। आप जरा सर्च करिए। आप आपकी पिक्चर पे नहीं होगा, पर उनकी पिक्चर पे होगा, आप देख लीजिए आप। ये नहीं, मैं अच्छा ये है। कह रहा था कि कलाकारों के अंदर तो एक स्त्री को महसूस करने की एक कोशिश होती है या सफल भी होते हैं। काश हर आदमी इस तरह से होता। बहरहाल समय भी हमारा लगभग पूरा ही हो चुका है। एक और प्रश्न पूछ लूं, फिर मैं विजय की तरफ बढ़ूंगा। विजय अपना आखिरी कुछ प्रश्न पूछ लेंगे। वो है कि ओटीटी की बात लगातार आ रही है, तो क्या लगता है ये इस कोरोना में तो ओटीटी ने एक अच्छा विकल्प हमारे सामने मुहैया कराया। हालांकि ओटीटी नया नहीं है, पहले से ही चल रहा था, पर कोरोना में वो कुछ ज़्यादा लोकप्रिय हुआ क्योंकि हमारे पास सिनेमा हॉल में जाने का विकल्प उपलब्ध नहीं था। तो मेरा प्रश्न ये है कि क्या आने वाले समय में ओटीटी मेन स्ट्रीम हो जाएगा, या सिनेमा के खुलने के बाद उसके ऊपर कुछ असर पड़ेगा, उसका भविष्य क्या होगा? अगर साथ ही साथ यह भी कह सकते हैं कि जो मेन सिनेमा हॉल में फिल्म देखने का अनुभव है वो क्या बरकरार रहेगा और आइनॉक्स वगैरह की इंडस्ट्रीज जो है वो चलते रहेंगे? बस इससे रिलेटेड आप अपनी सर, बात आप रखें। मुझे ये बताइए जी। कि आपने पहली बार मोबाइल कब इस्तेमाल किया था? मुझे लग रहा है 2002 में, दो नहीं में 2004 में, 2004 में। तो मुझे लगता है कि 2004 तक तो चीजें फिर भी थोड़ी ठीक हो गई थी। जी। इनकमिंग के पैसे नहीं लगते थे। मैंने 2001 में पहली बार मोबाइल खरीदा था, है ना। और इनकमिंग के 16 रुपए कटते थे। तो जो हाँ, कोई फोन शुरुआती आता दिन। था ना, तो हाथ कांपने लगता था, है ना। और शोबाजी में कई बार कान में लगा करके मोबाइल यूं ही बात करते रहते थे, उधर कोई नहीं होता था, है ना, ताकि लोग समझे कि अरे यार ये तो फोन पे बात कर रहा है ना, बड़ा वाह, आदमी है टाइप, बड़ा मतलब आदमी। ये शोबाजी जिसको कह सकते हैं वो। हाँ। तो कोई भी चीज जो आती है वो पहले क्लास में आती है सर। आपने एक फिल्म देखी होगी, लुटेरे, विक्रमादित्य मोटवानी की फिल्म है। लुटेरा। बहुत बहुत और अच्छी, बहुत उस अच्छी फिल्म, फिल्म में जो बहुत है, अच्छी। वो पहली बार बिजली आता है, जो वहां का जमींदार है उसके घर में। और बिजली जब आई थी तो क्लास में आई थी, है ना। हम हमारे जो पूर्वज थे, गरीब गुरबा, वो दूर से एक जलती हुई रोशनी को देखते थे। आज देखिए कि बिजली झुग्गी झोपड़ियों में है। मोबाइल जो है वो रिक्शे वाले के पास है, ठेले वाले के पास है, सब्जी वाले के पास है, किसके पास नहीं है, है ना।
तो ऐसा ही टीवी के साथ भी था। हाँ, टीवी के साथ भी था। हम पड़ोस में जाते थे टीवी देखने के लिए, या खिड़की हल्का सा खोल करके देखते थे। हाँ, मैंने तो कयामत से कयामत तक जब फिल्म आई थी तो हमारे पड़ोस में देख रहे थे टेलीविजन में ला करके वीसीआर, तो मैं ऐसे पल्ला से देख रहा था मैं उसको। तो वो सब एक क्लास से जब चीजें मास में आती है ना, तो चीजें सर्व सुलभ हो जाती हैं। सिनेमा के साथ जो सबसे बड़ा कांड किया है हमारे कॉरपोरेट वर्ल्ड ने, जिसको हम कह सकते हैं कि उदारीकरण के बाद जो सिंगल थिएटर्स मर गए और मॉल कल्चर जो शुरू हुआ, जिसमें 150 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, हमने 800 रुपये दे करके टिकट खरीदे फिल्म देखने के लिए। आप सोचो कि नॉर्मल इंसान कैसे देखेगा। नॉर्मल इंसान ने फिर पायरेसी शुरू की, है ना। बहुत सारे लोग हमारे यहाँ पायरेसी के खिलाफ भी बयान देते हैं, है ना। हम लोग भी जहाँ मतलब कॉमर्शियल एस्पेक्ट्स आता है वहाँ हमको लगता है कि ये ठीक नहीं है, लेकिन फिर लगता है कि चारा क्या है उनके पास। आप उनका अधिकार कैसे छीन सकते हो किसी कृति को पढ़ने का या देखने का। तो रवीश कुमार ने एक बहुत अच्छी रिपोर्ट लिखी थी कि कैसे कापस हेड़ा में जो मजदूरों की बस्ती है उसमें लोग मोबाइल पे भोजपुरी गाने डाउनलोड कर रहे हैं और 5-5 आदमी एक ही मोबाइल पे देख रहे हैं। जब मैं पिछले दिनों बिहार में अपनी सीरीज शूट कर रहा था तो गांव गांव में लोग वेब सीरीज के नाम जान रहे थे। सिनेमा हमारे यहाँ दरभंगा मधुबनी में जो है वो न्यू रिलीज फिल्में नहीं लगती, भोजपुरी की घटिया फिल्में लगती हैं सर। तो आप जो ये कह रहे हैं कि सिनेमा को क्या असर पड़ेगा, नहीं असर पड़ेगा, मतलब इस एपिडेमिक में असर पहले से ही पड़ा हुआ था। दृश्य नहीं। लोग जो है नॉर्मल लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे वो इस त्रासदी को पहले से झेल रहे थे। ओटीटी ने उनको जो है वो एक जरिया दिया, एक रास्ता दिया, एक खिड़की दी जहां से वो बेखौफ अब कोई भी चीज देख सकते हैं। आज इस एपिडेमिक ने आज जो बड़े लोग हैं, बड़े स्टार हैं, जो बड़े बाजीगर हैं, उनको यहाँ पे लाके खड़ा कर दिया है। तो भविष्य जो है, जब तक आप मास के बीच स्प्रेड नहीं करेंगे, है ना, तब तक आपकी चीज की कोई कीमत नहीं है। आप अपने यहाँ रखे रहो सोना चांदी जेवर, है ना। जब आप लोगों के लिए सर्व सुलभ करोगे तभी आपकी चीज की वक़्त होगी, आपकी चीज को सराहा जाएगा, आपकी चीज के बारे में एक राय बनाई जाएगी। इसलिए ओटीटी जो है एक बहुत बड़ी राहत है आज की तारीख में। ये आपको किसी भविष्य हाँ उज्जवल है और किसी थिएटर के मोहताज नहीं है। आप देखेंगे कि बहुत सारी बड़ी बड़ी फिल्में जो हैं रिलीज हो रही है ना, मतलब हॉटस्टार ने और नेटफ्लिक्स ने और प्राइम वीडियो ने बड़ी बड़ी फिल्मों का के लॉन्च का ऐलान किया ही है पिछले दिनों, आप देखोगे। और ये 2-3 सालों तक नहीं खुलने वाला सर। बिल्कुल। आपको लग रहा है कि 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने में चीजें सामान्य हो जाएंगी। 2-3 साल। आप एक वैक्सीन को लेकर के अच्छी खबर आई है, वैक्सीन तो नहीं आई ना, वैक्सीन आएगी, जब भी आएगी तो उसको समाज के अंतिम आदमी तक पहुंचने में 10 साल लगेंगे सर, इतना आसान नहीं है। हाँ, तो इसलिए ओटीटी बहुत बड़ा भविष्य है ये। तो ये हमारे लिए भी, बल्कि हम जैसे लोग जो बहुत मतलब फिल्म इंडस्ट्री हमारे लिए ख्वाब की तरह पहुंच पाएंगे, कुछ कर पाएंगे। मुझे लग रहा है कि ओटीटी ने हमें भी एक सुविधा मुहैया कराई है और हम भी अब सोच सकते हैं कि हाँ, शायद हम इधर बढ़ सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। नहीं, बहुत अच्छी बात आपने कही रितेश जी। मतलब जी। सिनेमा जो है एक ख्वाब है ना, ये विज्ञान जो है ना उसने इस ख्वाब को आपकी चौखट पे लाके खड़ा कर दिया ऐसा, है ना, जिसको आप कह रहे हैं। आप 5 आदमी इकट्ठे होकर के आपने फिल्म बनाई, है ना, वो ठीक है। आपकी फिल्म में सलमान खान नहीं है, शाहरुख खान नहीं है, आमिर खान नहीं है, वरुण धवन नहीं है, रणवीर कपूर नहीं है, रणवीर सिंह नहीं है, ये अलग बात है। लेकिन आपने सेलुलाइड के लिए अपनी कहानी कही तो जब भी विज्ञान जो है वो डिसेंट्रलाइज होगा तो सबके हाथ में सिनेमा बनाने का हथियार होगा सर। आप एक मोबाइल में 4K कैमरा आ रहा है, मोबाइल से फिल्में बन रही हैं, बड़े बड़े सेट पे जब कोई चीज काम नहीं आता है ना
तो वो शॉट हम मोबाइल से ही ले लेते हैं, उसको बाद में अपग्रेड कर देते हैं। मुझे लग रहा है कि हमारे जो दर्शक और श्रोता सुन रहे हैं वो भी बहुत से ऐसे हो सकते हैं कि इस बारे में सोच रहे होंगे, या जिनके मन भाई में मैं कहीं कुछ कभी इच्छा कुछ रही लोगों का होगी। नाम ले लेता हूँ, हाँ हाँ, बिल्कुल है ना, बिल्कुल। जो हैं। जी जी प्रेम जी मोदी जी। जी हैं, अरे जिन्होंने वाह। रेणु जी प्रेम, की कहानी नमस्कार पंच लैंड नमस्कार। पे बनाई है। और हम्म। एक शाहनवाज कुरैशी है, हमारे दोस्त हैं, और विमल चंद्र पांडे भी हैं, जी वो जी भी जी। देख रहे हैं। बंटी अरे शर्मा है, अरे, वो देख रहे हैं। तीनों को नमस्कार, तीनों को स्वागत। और एक बहुत बड़े स्कल्पचर आर्टिस्ट, मूर्तिकार, पेंटर आर सन्यासी रेड, ये पटना में है, वो देख रहे हैं। क्या अनामिका बात। तोमर जी हैं, उन्होंने थंब का इशारा किया है। ओम द्विवेदी हैं, बहुत अच्छे दोहे, बहुत अच्छी गजलें, बहुत अच्छे पत्रकार, है ना, वो हमारा उत्साह बढ़ा रहे हैं इस बातचीत में। सबको संजय सबको जायसवाल जी हैं। नमस्कार, सबको हाँ, नमस्कार, सबको नमस्कार। और भी देखिए। लोग, राहुल झाम्ब हैं, जो बेंगलुरु में रहते हैं और हिंदी के बड़े कमाल के कवि हैं, वाह। अंग्रेजी में भी कविताएं लिखते हैं, वो भी हैं। जय नारायण प्रसाद हैं, प्रत्यूष गुलेरी हैं, और हमारे आसमान से हवाई जहाज चल रहा है जिसकी वजह से आवाज थोड़ी कम सुनाई देगी, लेकिन अभी वो तुरंत गुजर जाएगा। अच्छा। हाँ, हाँ और प्रत्यूष गुलेरी जी है। आनंद गुप्ता, जो कि नीलांबर हाँ, परिवार के सदस्य हैं और बहुत अच्छे कवि हैं। जी जी। वासुदेव अधिकारी, इनलाइटनिंग, है ना, वो असित नाथ तिवारी, जो कि भोजपुरिया साथी हैं, हमारे पत्रकार हैं, वो भी अच्छा, हैं। वाह वाह। बातचीत में आरिफ जमाल साहब हैं। रॉय, माला रॉय, क्रिश्चियन है इनका। हम्म, अगर कोई भी फिल्म बनाता है तो हम्म, जरूरत है क्या, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्स रेड हम्म। अलर्ट या रोमांटिक सीन है तो क्या वो इमेजिन करके नहीं बनाया जा सकता? ये इस सवाल का जवाब आप अपने दिल से पूछे तो बेहतर हो। बिल्कुल अनादि बिल्कुल। सूफी, जी जो किसी कारणवश पीछे छूट गए हैं अभिनय के संघर्ष में, वे दोबारा कहां से और कैसे शुरू करें? खासकर एक इस वेब सीरीज के जमाने में ये तो अभिनेता का अच्छा जिंदा प्रश्न है। रहना भी एक सवाल होना चाहिए, साहित्य अच्छा और प्रश्न सिनेमा के संदर्भ में। बहुत अच्छा सवाल है है, और अनादि इस पर सूफी जी। उत्तर आपको देना भी चाहिए। मुझे लगता है कि संघर्ष को कभी पीछे नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। बिल्कुल। आपको कभी ना कभी कोई पिक करने वाला मिल जाएगा। मुझे याद है, जब मैं पहली बार दिल्ली गया था तो दिल्ली के रंगमंच पे मैंने नवाजुद्दीन सिद्दीकी को नाटक करते हुए देखा था। राजपाल यादव थे, जिनके साथ हमारे शहर के संजय सोनू रूम शेयर करते थे, तो हम लोग काफ़ी क्लोज हो गए थे। और फिर बाद में पता चल गया कि ये सारे लोग मुंबई चले गए। मुंबई में लंबे समय तक केवल एक राजपाल यादव की खबर हमने सुनी कि वो 2001 के आसपास चमक गया, लेकिन बाकी किसी का नाम कहीं मैंने नहीं देखा। जब मैं 2011 में मुझे अनुराग कश्यप दिल्ली में मिले थे, तो उन्होंने मुझे बताया था कि वो एक फिल्म बना रहे हैं, गैंग्स ऑफ वासेपुर करके, जिसमें हंसल मेहता का बेटा जो है जय मेहता उनको असिस्ट कर रहा है। वो सिर्फ उन्होंने सूचना दी थी। फिर जब मैं गया था शूट पे बनारस, तो पंकज त्रिपाठी के कमरे में मैं था। पंकज त्रिपाठी, विपिन शर्मा और हम थोड़ी शराब नोशी कर रहे थे, और किनारे में नवाजुद्दीन सिद्दीकी चुपचाप बैठे हुए थे। और पंकज ने मुझे सूचना दी थी कि जो सेकंड पार्ट है गैंग्स ऑफ वासेपुर का, उसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो है वो लीड रोल कर रहे हैं, लीड में आ रहे हैं। तो मुझे विश्वास नहीं हुआ था, मेरे लिए अविश्वसनीय था, क्योंकि आप 1996 97 से लेकर के 2011 तक, मतलब 13 14 15 सालों तक जो आदमी लगातार स्ट्रगल करता रहा है ना, इस उम्मीद में कि उसको एक दिन बड़ा काम मिलेगा, उसकी प्रतिभा का सम्मान किया जाएगा, ये जहन में हमारे हमारे जहन से भी ये चीजें खत्म हो गई थी कि ये आदमी कभी उठ भी सकता है। लेकिन उठा, और ऐसा उठा कि आज हमारी बात नहीं हो पाती, क्योंकि उसके पास समय नहीं है। हम और पंकज त्रिपाठी हमारे दोस्त हैं, जो हमारे घर के बिल्कुल बगल में रहते हैं। और आजकल चूंकि लॉकडाउन है, इसलिए शाम में हम लोग टहलते हैं,
लेकिन एक ही शहर में एक ही जगह पर रहते हुए हम 6-6 महीने तक नहीं मिल पाते थे, नहीं बात कर पाते थे। तो आएंगे उजले दिन जरूर आएंगे, वीरेंद्र डंगवाल की कविता है। इस चीज को जो है वो हमेशा ध्यान में रखिए और संघर्ष का दामन कभी मत छोड़िए। इस सवाल का जवाब यही है अनादि। कई लोगों ने इस बीच में नई शुरुआत की। चंद्रचूड़ हाँ, सिंह ने अभी एक वेब सीरीज में बिल्कुल बहुत बिल्कुल। लंबे गैप के बाद वो आए, और आपको वो याद होंगे, मैं नाम भूल रहा हूँ, जो अंधाधुन में उन्होंने काम किया एक लंबे गैप के बाद। हाँ, बहुत सारे लोगों ने काम किया है। हाँ, हाँ, अभी छोड़ दो ना बाकी लोगों को, हाँ, सुष्मिता सेन को देख लो, कहाँ थी वो, हाँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। है ना, आर्या में आई ना भाई, चंद्रचूड़, सुष्मिता, सब लोग तो लोग आएंगे, है ना। जी, जी, मुझे पिछले दिनों दानिश हुसैन मिले थे, जो कि अभी बहुत प्रोमिनेंट तरीके से आ रहे हैं बहुत सारी सीरीज में। उन्होंने कहा था कि यार ओटीटी की वजह से हम जैसे कलाकारों की पूछ बढ़ गई है, क्योंकि वहां केवल चेहरे नहीं चाहिए, हाँ, वहां केवल नाम नहीं चाहिए, वहां अदा चाहिए, हाँ, वहां जो है वो दम चाहिए, दम खम चाहिए, है ना। तो हमारे जैसे लोगों की पूछ बढ़ गई। इसलिए अगर आप एक अच्छे आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, तो इस जमाने में आप किनारे नहीं हो सकते, आपको मतलब खींच करके लाएगा ही लाएगा। हमारे एक मित्र थे, वो बहुत सारी रचनाएं लिखते थे और डाल देते थे अपनी अलमारी में। अग्रज थे, बहुत अग्रज थे मित्र, मैं कह देता हूँ कई बार, है ना। और मैं उनसे कहता था कि यार किसी प्रकाशक से बात करो, किताबें छप जाएंगी। उसने कहा कि अगर मेरी चीजों में दम रहा, ताकत रही, तो मेरे मरने के बाद भी कोई आएगा और मेरी अलमारी तोड़ करके किताबें ले जा करके छापेगा, है ना। तो आप में ताकत है तो उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। बड़ी बात। अच्छा सर, एक सवाल आपसे जुड़ा हुआ है कि मतलब सबसे पहले फिल्मों को लेकर मतलब आपका रुझान कैसे बना, मतलब सिनेमा में आने का मतलब कब मन बना कि नहीं फिल्म, मतलब फिल्म में आनी चाहिए, और फिल्म बनाए देखो हम। यार विजय, जी सर। हिंदुस्तान जैसे देश में पैदा होने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप दो चीजों से दूर नहीं रह सकते, जी एक तो सर। क्रिकेट और दूसरा सिनेमा। बिल्कुल। और अगर आप ऐसे शहर में हैं, ऐसे कस्बे में हैं, जहां आपके घर के 1-2-3 किलोमीटर के दायरे में सिनेमा हॉल है, तो आप घर से पैसे चुरा करके सिनेमा देखने का जोखिम बार बार लेते रहे होंगे। तो ये सब हमने भी किया, और उसी जमाने में कहीं बैठ गया होगा कि यार काश हम भी फिल्म बना पाते। वाह। और उसी काश का पीछा करते हुए हमने अपने शहर में नाटक शुरू किया, कहानियां इसलिए पढ़नी शुरू की क्योंकि हमें कहानियां अच्छी लगती थी और एक कहानीकार बनना था। कविताएं इसलिए पढ़नी शुरू की क्योंकि कवि बनना था, कविताएं लिखनी थी। तो इसी तरीके से सिनेमा बनाना था, इसलिए हमने नाटक शुरू किया। हमने पटना में आकर के नाटक किया, और पटना के हमारे दोस्तों को याद होगा कि 2001-2 में हमने एक ग्रुप बनाया था जिसका नाम था सिने कम्यून फॉर लिबरेशन। और बड़े बड़े ख्वाब जो है उसके दस्तावेज में हमने शामिल किए थे कि सिनेमा की पत्रिका निकालेंगे, हम छोटी छोटी फिल्में बनाएंगे, हम बड़ी बड़ी फिल्में बनाएंगे। लेकिन गमे रोजगार जो होता है, जिंदगी का जो अपना स्ट्रगल होता है, उसकी वजह से आप अपने सपनों से थोड़ी दूरी बरतते हैं। आप ऐसा काम करते हैं जिसमें आपको पैसे आए और आप अपना घर चला पाएं। और हमने नाबालिग उम्र में ही शादी कर ली थी, 24-25 साल में शादी कर ली थी। तो वो एक मसला था, हमारा कुनबा बड़ा था, परिवार बड़ा था, बहनें थी, तो घर चलाना भी मेरी जिम्मेदारी थी। तो उन सब की वजह से सिनेमा छूटता रहा। लेकिन लंबी नौकरी के बाद प्रभात खबर, दैनिक भास्कर, एनडीटीवी, सत्यमेव जयते, ये सब करने के बाद मुझे लगा कि नहीं, बस अब और हो गया यार, थोड़ा जोखिम उठाना चाहिए। और तब फिर आ ही गए मैदान में, और देखो हमने फिल्म बना ली थी। नहीं, अब समय भी हमारा 1 घंटा हमने पूरा कर लिया है। यार वो यतीश जी, 1.5 घंटा पूरा होने जा रहा है। हाँ, यतीश जी का एक सवाल था शायद। यतीश जी के सवाल का जवाब देना जरूरी है, नहीं तो फिर अगली बार से बुलाएंगे नहीं नीलांबर में। ममता पांडे जी को भी नमस्कार। विजय शर्मा जी हैं, अमिताभ रंजन कन्नू हैं, ये हमारे साथी हैं जो हमको मिले थे कलकत्ते में, हाँ, जी जी इंडिया जी। के बड़े कमाल के कवि।
एक प्रश्न है, जब तक आप पढ़ रहे हैं एक प्रश्न पूछ लो। हाँ पूछिए ना। सामान्य तौर पर एक साहित्यकार जो कविताएं लिखता है, गजल लिखता है, कहानियां लिखता है, जब वो फिल्म बनाता है, निर्देशक लिखता है, अंत में एक उदाहरण के तौर पर गुलजार साहब को ले सकता हूँ। उनकी फिल्में जो उन्होंने निर्देशित की हैं एक अलग ढंग की हैं। आप कविताएं लिखते हैं, एक साहित्यकार रहे हैं और फिर आप फिल्मों की तरफ गए हैं, तो क्या इससे कोई एक दृष्टि बनती है, एक खास तरह के चयन की इच्छा बनती है, एक या कुछ सुविधा होती है, मतलब क्या इसका बिल्कुल कुछ? सर, आप जैसा इंसान होंगे वैसे आपके हाथ से होने वाला काम होगा, है ना। और अगर आपके पास साहित्य का बैकग्राउंड है तो जाहिर है कि आप सतही कहानियों को एक झटके में रिजेक्ट कर देंगे। और आपको प्रोड्यूसर अगर बोलेगा कि बॉस यहाँ पे जो है ना ये आइटम सॉन्ग डाल दो, तो आप तर्क करेंगे कि यहाँ आइटम सॉन्ग नहीं चलेगा, है ना। बॉस जो है ना ये जो है ना यहाँ ये डायलॉग डाल दो, तो आप वहाँ पे कहेंगे कि नहीं ये नहीं चलेगा। बाकी अगर हमारे पास कोई ओरिएंटेशन नहीं होगा शब्दों का, संवेदना का, लय का, समझदारी का, तो फिर हम तो मानते चले जाएंगे ना, जैसी वही बयार पीठ सब तैसी कीजिए, है ना। जैसे हमें नचाएगा वैसे हम नाचेंगे। तो साहित्य आपको सबसे पहले स्टैंडिंग देता है, आपको मतलब खड़े होने की ताकत देता है कि आप खड़े होकर के आंख में आंख मिला करके सवाल कर सको, बात कर सको, अपनी बात रख सको। तो जाहिर है जब ये सारी चीजें आपके पास होंगी तो आप कहानियां भी चुन पाएंगे, है ना, गीत भी चुन पाएंगे। आप गीतकार को कह सकेंगे कि ये बहुत चीप लाइन है, इस लाइन में कोई लेयर नहीं है, बहुत सतही है, इसमें मतलब थोड़ा तेज, थोड़ी चमक और डालने की जरूरत है, क्योंकि शब्द ही कविता नहीं है ना। शब्द के भीतर छिपा हुआ जो पूरा अर्थ है, जो पूरी यात्रा है एक सामाजिक, वो कविता है, वो गीत है। तो ये तो आपके पास एक प्रिविलेज तो होता ही है। और ये भी नहीं मानना चाहिए कि बाकी जो लोग हैं जो साहित्य से नहीं आए हैं वो सब ऐसे ही हैं। साहित्य पढ़ने वाले लोग हैं, बहुत अच्छे पाठक हैं। अनुराग कश्यप थोड़ी साहित्यकार है, का मन साहित्यिक है, साहित्यिक मन है। आप देख लो ना, आप देख लो ना यार, वो करण जौहर के की लाइब्रेरी चले जाओ, बहुत सारी किताबें वो भी पढ़ता है। शाहरुख खान के मित्र हैं मुश्ताक, जिनसे पिछले दिनों मेरा बहुत अच्छा इंटरेक्शन हुआ, बहुत सारी उनकी फिल्मों के राइटर है मुश्ताक शेख, है ना। उसको मैं हमेशा बांद्रा के कॉफी शॉप में पढ़ते हुए पाता हूँ अकेले बैठ करके। वो जो साहित्यिक ओरिएंटेशन से आए हैं, है ना, उसको आप ट्रेस कर ले पा रहे हैं। लेकिन जो नहीं है सीधे सीधे, उनकी पाठकीयता को भी सवाल मत करिए, वो भी बहुत अच्छे से पढ़े लिखे लोग हैं। आप देखो ना यार, ऋचा चड्ढा, स्वरा भास्कर, अनुराग कश्यप, ये सारे लोग लड़ रहे हैं ना। अब तो विशाल भारद्वाज और आपके शहर में सुजीत सरकार अभी रहने लगे हैं। उन्होंने क्या मतलब कृतियां बनाई हैं। जी ये सही बात है कि सर एक सवाल सारे यतीश जी का आ रहा है, आखिरी सवाल ये कि सिनेमा की तरह साहित्य में भी नेपोटिज्म या चेलावाद है तो इस पर खुलकर क्यों नहीं बोला जाता? कौन बोलेगा? और जो बोलने वाला है बोलता ही है भाई। बिल्कुल। अरे चेलावाद तो देखिए हर जगह है यार। अब क्या है कि जब तक कॉमरेडशिप नहीं आएगी, हाँ, तब तक जब तक बीजेपी की सरकार होगी तो ज्यादातर जो लोग आएंगे वो चेलावादी लोग आएंगे। बिल्कुल सही बात है। आपके यहाँ कम्युनिस्ट सरकार थी तो आपने हटा दिया उसको, तो चेलावाद बढ़ेगा, है ना। कॉमरेडशिप बढ़ाइए समाज में, है ना, तो खुल के लोग बोलेंगे चेलावाद के खिलाफ, बिना डरे हुए। और एक और मतलब मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है कि बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल मतलब चीज़ हैं, ऐसी पॉलिटिकल चीज़ें हैं जिस पर सिनेमा बनती है, लेकिन बंगाल का एक दंडाकारण या मारीच झा पे इंसिडेंट है, वो बहुत बड़ा इंसिडेंट है, तो उस पर आज तक मतलब कुछ नहीं बन सका, लोगों ने साहस नहीं किया। इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? देखो क्या है कि एक तो बहुत सारे लोग हमारे यहाँ की जो पॉलिटिकल उलझने हैं, है ना, उसको समझ नहीं पा रहे हैं, है ना। और हमारे यहाँ पॉलिटिकल फिल्में बनाने की सहूलियतें भी नहीं रही हैं। बहुत सारी फिल्में बनी जो सेंसर की वजह से थोड़ी मुश्किल में आ गई, है ना। तो
जब पूंजी लगेगी तो पूंजी जब लगेगी तो जो लगाने वाला पूंजी होगा वो थोड़ा सा साकांक्ष रहेगा कि पता नहीं मतलब ये पूंजी फंस तो नहीं जाएगी। तो एक डर होता है कि बहुत आसानी से हम कहाँ पैसा लगाएं और आसानी से कैसे वो बाहर निकले, है ना। तो उसकी वजह से लोग उस तरह के सब्जेक्ट नहीं उठाते हैं, लेकिन अब उठाएंगे लोग, है ना। और उठाया भी है लोगों ने। 1084 की माँ पे फिल्म बनी ना, गोविंद निरानी ने बनाई ना भाई। जी 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 जी। तो बिल्कुल। उधर भी लोग जाएंगे। तुमने भी बहुत बहुत अच्छी स्क्रिप्ट मुझे दी है, उस पर भी मैं काम करूंगा अभी। जी सर। हाँ, ऐसे ही यही चीज़ें हैं। तो हमारे तरफ से तो सवालों की फेहरिस्त जितनी जानकारी थी उतना तो पूछ लिया, और उससे ज़्यादा भाई मुझे देखो, कुछ हमें पता 4 घंटे नहीं बिठाओगे, नहीं हम 4 घंटे बैठे रहेंगे, नहीं नहीं, अब लेकिन हम ऐसा मत करो। बातचीत के आखिरी हिस्से, मतलब आखिरी हिस्सा नहीं कहूंगा बल्कि समाप्त कर चुके हैं, क्योंकि 1.5 घंटे की लगभग हमने बातचीत कर ली है। और इससे ज़्यादा अपने दर्शकों, अपने श्रोताओं को रोकना अच्छी बात नहीं है। फिर वो अगली बार हमारी बातचीत सुनने नहीं आएंगे, कहेंगे तो 3-3 घंटे बात करते हैं। इसलिए हम कार्यक्रम के को यहीं समाप्त करेंगे। सबसे पहले तो धन्यवाद आपका अविनाश जी, आपने समय दिया और बहुत खूबसूरत बातें कहीं, बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ दी। और हम उम्मीद करेंगे कि आगे भी एक निरंतर अंतराल पर हम मिलते रहेंगे और ऐसी कुछ गुफ्तगू हमारी फिर से मतलब लगातार चलती रहेगी। ऐसा नहीं है कि ये पहला है, सीरीज चलता रहेगा हमारा और आपका सहयोग मिलता रहेगा। तो आपको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। विजय को बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सोचता है और उसने बहुत सारे प्रश्न अच्छे पूछे और बातचीत को आगे बढ़ाया। विशाल को धन्यवाद जो बैठ करके एक कमरे में इन सब चीज़ों को ऑपरेट कर रहा है और फेसबुक पर सब चीज़ें अवेलेबल करा रहा है। हमारे फेसबुक की जो दर्शक देख पा रहे हैं वो कहीं ना कहीं उसके एक बड़ी जो तकनीकी सुविधा का जो इस्तेमाल हमारे बीच सबसे बेहतर करके ये चीज़ें उपलब्ध करा रहे हैं वो है विशाल। तो उन्हें भी धन्यवाद और नीलांबर को धन्यवाद, मनोज को बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। इनको भी याद कर लूँ। अरे आप मनोज सबको भाई को तो धन्यवाद। जरूर याद करिए यार। मनोज भाई इसके साथ मजा आता है, हमारे गौवा भी है वो। हाँ, तो एक बार पुनः और सारे जो हमारे दर्शक, हमारे मित्र, हमारे बंधु जो हमारे साथ बने रहें, उन सबको धन्यवाद। और हम फिर अगले लाइव में फिर से मिलेंगे, फिर से ऐसी ही अच्छी अच्छी बातें होंगी। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।